नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन देश दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है और बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहला रुख उत्तराखंड की तरफ, जहां पर रुद्रप्रयाग जिले के गुप्त काशी इलाके से एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। एक निजी हेलीकॉप्टर की तकनीकी खराबी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, लेकिन राहत की बात यह रही कि हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। खुद उत्तराखंड के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर वी मरुगेशन ने एएनआई से जानकारी देते हुए कहा है कि स्थिति अब पूरी तरह से नियंत्रण में है और घबराने जैसी कोई बात नहीं है। यह हेलीकॉप्टर गुप्त काशी में आगे केदारनाथ रूट पर था, जहां हर रोज हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हैं। आज दिनांक 7 जून 2025 को लगभग 1 बजे कैस्ट्रल एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर जब वो बड़ासू के अपने बेस से टेक ऑफ हो रहा था तो उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से वो टेक ऑफ होते ही जो हमारी नेशनल हाईवे है उस पर लैंड हो गया, जिसमें 5 यात्री थे और 1 पायलट था। पायलट को इंजरी हुई है और बाकी जो 5 यात्री उसमें सवार थे वो आज दिनांक 7 जून 2025 को लगभग 1 बजे कैस्ट्रल एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर जब वो बड़ासू के अपने बेस से टेक ऑफ हो रहा था तो उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से वो टेक ऑफ होते ही जो हमारी नेशनल हाईवे है उस पर लैंड हो गया, जिसमें 5 यात्री थे और 1 पायलट था। पायलट को इंजरी हुई है और बाकी जो 5 यात्री उसमें सवार थे वो आज दिनांक 7 जून 2025 को लगभग 1 बजे कैस्ट्रल एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर जब वो बड़ासू के अपने बेस से टेक ऑफ हो रहा था तो उसमें कुछ तकनीकी। चलिए अहम खबर की ओर रुख करेंगे। अमित शाह 15 जून को लखनऊ दौरे पर है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह 15 जून को लखनऊ दौरे पर है। कई अहम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। अमित शाह के तमाम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दौरे को लेकर के उत्साह भी दिखाया है। दौरे में विकास परियोजनाओं पर विशेष फोकस किया जाएगा। संगठनात्मक बैठकों में भी अहम दिशा निर्देश गृह मंत्री देंगे। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे। श्रीनगर में ईद उल अजहा के मौके पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जामा मस्जिद को बंद किए जाने और मीरवाइज उमर फारूक की नजरबंदी को लेकर सरकार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि अफसोस है कि आज के पवित्र दिन पर श्रीनगर की जामा मस्जिद को ताला लगा दिया गया है और मीरवाइज उमर फारूक साहब को एक बार फिर नजरबंद कर दिया गया है। यह बेहद निंदनीय और गलत कदम है। इसके लिए मैं यहां की सरकार की मजम्मत करती हूं। महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा कि इस तरह की कार्रवाई न सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है, बल्कि ये कश्मीर में शांति और सौहार्द के माहौल को भी प्रभावित करता है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि ऐसे अवसरों पर जनता को धार्मिक आजादी दी जाए। साथ ही उन्होंने सभी देशवासियों को ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद भी दी है। इस वक्त हम दुआ गो हैं फ़लस्तीन के मजालिम जो इस वक्त वहाँ के लोगों पे किए जा रहे हैं, जुल्म किए जा रहे हैं, वहाँ के मजलूमों के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो इसराइल की जारियत से, इसराइल के जुल्म से फ़लस्तीन को आज़ाद करे, फ़लस्तीन आज़ाद हो जाए। और इसके साथ मुझे ये भी कहना है, बड़ा अफसोस है आज की सरकार पे, जिन्होंने आज के दिन, आज के इस मुक़द्दस दिन पे जामे मस्जिद को ताला लगा दिया है और उमर फारूक साहब को फिर नज़रबंद किया है। और ये एक वाहिद मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है इस पूरे मुल्क में जहाँ पर आप हमारे मज़हब में मस्जिद को बंद करके आज के दिन, आज मुक़द्दस दिन को ताला लगा के उमर फारूक साहब को नज़रबंद करके ये कहते हैं सब ठीक है तो फिर नज़रबंद क्यों? तो ये हमारे मज़हब में मुदाखलत है, ये बहुत गलत है। इसके लिए मैं मजम्मत करती हूँ यहाँ की सरकार की भी, जिन्होंने जो इस वक्त तमाशा बन के देख रहे हैं इस चीज़ को। और मैं सब
आलमी इस्लाम के लोगों को अपनी तरफ से भाई बहनों बच्चों को ईद मुबारक। इस वक्त हम दुआ गो हैं फ़लस्तीन के मज़ालिम जो इस वक्त वहाँ के लोगों पे किए जा रहे हैं, जुल्म किए जा रहे हैं, वहाँ के मजलूमों के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो इसराइल की जारियत से, इसराइल के जुल्म से फ़लस्तीन को आज़ाद कर। और वहीं श्रीनगर में पीडीपी नेता इल्तिजाम मुफ्ती ने ईद के मौके पर कहा कि सबसे पहले सभी को ईद मुबारक। मैं दुआ करती हूं कि हमारे जीवन में ढेर सारी खुशियां आए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जामा मस्जिद के दरवाजे फिर से बंद कर दिए गए हैं और मीरवाइज उमर फारूक को नजरबंद कर दिया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सरकार और उपराज्यपाल दावा करते हैं कि श्रीनगर की स्थिति सामान्य है, तो फिर मीरवाइज उमर फारूक को नजरबंद क्यों किया गया। इल्तिजाम मुफ्ती ने वर्तमान प्रशासन से स्थिति को लेकर स्पष्टता और न्याय संगत कदम उठाने की मांग की है। उनका कहना था कि धार्मिक स्थलों को बंद करना और नेताओं को नजरबंद करना लोगों की भावनाओं के खिलाफ है और इसके लिए शांति और सौहार्द पर इसका सीधे तौर पर असर पड़ता है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि सभी के अधिकारों का सम्मान किया जाए और समस्या का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाए। कि मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक और अल्लाह ताला हमारी कुर्बानियों को कबूल करें, हमारी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लाएं, खुशियों से हमें हमारी ज़िंदगी को नवाजें और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हमने जो हर कुर्बानी दी है उससे हमारी ज़िंदगी में इखलास आए, मोहब्बत आए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज आप देखिए जामा मस्जिद के जो गेट्स हैं उनको फिर से लॉक किया गया है। मीरवाइज साहब को आज फिर से हाउस अरेस्ट किया है। तो मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ जो एनसी सरकार है, एलजी साहब हैं, कि आप यहाँ जब क्लेम करते हैं दैट एवरीथिंग इज नॉर्मल, व्हाई इज ही स्टिल बीइंग प्लेस्ड अंडर हाउस अरेस्ट एज इंडियाज ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी। तो वही राज्यसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। पार्टी ने असम से कणाद पुरकायस्थ को राज्यसभा चुनाव के लिए अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर दिया है। आपको बताते हुए चले कि अब देखना यह होगा कि पार्टी के इस दाव से सियासी समीकरणों पर क्या असर पड़ता है। तो वही आपको बताते हुए चले कि बिहार चुनाव भले ही कुछ महीने दूर हो, लेकिन सियासी जुबानी जंग जो है वो अभी से गरमाने लगी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हालिया बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति हारता है वो स्वाभाविक रूप से ऐसी बातें करता है। अगर किसी को लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं है तो उसे इस व्यवस्था से बाहर निकल जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार की सियासत में इस तरह के बयानों ने राजनीतिक पारा एक बार फिर से चढ़ा दिया है। तो वही बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासत तेज हो गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के ट्वीट पर अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी पलटवार किया है। मांझी ने कहा है कि राहुल गांधी अब खुद अपनी हार मान चुके हैं और इसीलिए हल्के बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब लोग राहुल की बातों पर भरोसा नहीं करते। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद किया। उनके कारण आज उन्हें नए पटना एयरपोर्ट टर्मिनल पर उतरने का मौका मिला। और चलिए आगे बढ़ेंगे। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तड़के भस्म आरती में भाग लिया और भगवान महाकाल के दर्शन कर देशवासियों की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। मंदिर पर पहुंचने पर पुजारियों और श्रद्धालुओं ने उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। धर्मेंद्र प्रधान ने मंदिर की व्यवस्थाओं की सराहना की और महाकाल लोक परियोजनाओं की प्रगति की भी जानकारी ली। उनके इस दौरे को देखते हुए स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। तो वही राजस्थान के कोटा से एक चौंका देने वाली घटना सामने आ रही है। बैंक घोटाला हुआ है। आपको बताते हुए चले कि आईसीआईसीआई बैंक की एक महिला अधिकारी साक्षी गुप्ता ने 43 ग्राहकों के 110 खातों से
फर्जी तरीके से एफडी पर लोन लेकर करीब 4 करोड़ 58 लाख रुपए निकाल लिए। पुलिस के मुताबिक ये सारा पैसा उसने डीमैट अकाउंट के जरिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उद्योग नगर थाने में केस दर्ज कर जांच की जा रही है। चलिए रुक कर लेते हैं पटना की ओर, जहां से खास तस्वीर सामने आई है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान देश भर में चर्चित यूट्यूबर और शिक्षक खान सर से मिलने उनके इंस्टीट्यूट पहुंचे। इस मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने खान सर के शैक्षणिक कार्यों की सराहना की और उनके एजुकेशन मॉडल को युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नवाचार और डिजिटल माध्यमों की भूमिका पर चर्चा की गई। वहीं दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे युवक को हिरासत में लिया है जिसकी पहचान श्लोक तिवारी के रूप में हुई है। आरोपी ने शराब के नशे में एक आपत्तिजनक फोन कॉल किया था, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ा है। पूछताछ के दौरान उसके पास से फर्जी पहचान पत्र भी बरामद किए गए हैं, जो जांच एजेंसियों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। पुलिसकर्मी के मुताबिक श्लोक तिवारी का व्यवहार संदिग्ध पाया गया और उसके फोन रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि उसने फर्जी आईडी का उपयोग कहां और किन उद्देश्यों से किया। पुलिस की एक विशेष टीम उससे पूछताछ कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं है। फिलहाल मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है और आगे की कार्रवाई प्रचलित है। तो वही धर्मशाला से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी अपने बयानों से बार बार पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ बोलने का मौका देते हैं, जो देश के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बड़ी प्रतिक्रिया अनुराग ठाकुर की तरफ से रही। अनुराग ठाकुर ने इसी के साथ आरोप लगाया कि जब देश को एकजुटता की जरूरत होती है उस वक्त राहुल गांधी ऐसी बातें करते हैं जो पाकिस्तान को ताकत देती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का असली दर्द यह है कि वो सत्ता में नहीं है और अब कांग्रेस सत्ता से बाहर होकर पानी से बाहर तड़पती मछली की तरह हो गई है। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर राष्ट्रीय हित के बजाय स्वार्थ की राजनीति करने का आरोप लगाया है और कहा कि ऐसे समय में जब देश को एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए, विपक्ष का इस तरह का रुख निंदनीय है। उन्होंने राहुल गांधी से देश हित में सोचने की अपील की। मुझे लगता है राहुल गांधी जी की राजनीति एक नकारात्मक सोच वाली हो गई और कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा कि देश के मुद्दे पर जब सभी राजनीतिक दलों के सांसदों ने अपनी राजनीतिक विचारधारा, अपना क्षेत्रवाद और सबसे ऊपर उठकर देश की बात दुनिया भर में जाकर की, उस समय देश में रहकर ही श्रीमान राहुल गांधी जी और कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता भारत की आलोचना कर रहे थे, भारत की सेनाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे। और ये पहली बार नहीं है कि श्रीमान राहुल गांधी जी ने भारतीय सेनाओं के पराक्रम पर। तो वही धर्मशाला से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने चुनाव और अंजी पुल के उद्घाटन को ऐतिहासिक क्षण बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया जो आजादी के बाद से अब तक कोई भी सरकार नहीं कर सकी। जम्मू कश्मीर को रेलवे लाइन का यह बड़ा तोहफा न सिर्फ कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा बल्कि क्षेत्र के पर्यटन, व्यापार और सामाजिक विकास में भी अहम भूमिका निभाएगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि चिनाब ब्रिज, जो एफिल टावर से भी ऊंचा है, विश्व की सबसे ऊंची रेलवे संरचनाओं में से एक है और ये भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक है। उन्होंने इसे मोदी सरकार के नए भारत के सपने का मजबूत उदाहरण बताया। अंजी पुल भी तकनीकी दृष्टि से एक अद्भुत उपलब्धि है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि पीएम मोदी के पिछले 11 सालों के कार्यकाल में देश को अभूतपूर्व प्रगति की और भारत अब वैश्विक मंच पर एक नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। मैं इतना ही कहूंगा, आज प्रमोशन जम्मू कश्मीर की हुई है, जो पिछले कई वर्षों में, मैं तो ये कहूंगा पिछले 78 वर्ष तो आजादी के तो है ही, उससे पहले भी अंग्रेज भी नहीं कर पाए वो
नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। जम्मू कश्मीर को एक बहुत बड़ी सौगात रेलवे लाइन की दी है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, आम नागरिक को आने जाने का बल मिलेगा, दो घाटियों को जम्मू और कश्मीर को जोड़ने का अवसर मिलेगा और दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो चेनाब नदी पे बना है वो अपने में एक स्टेट ऑफ आर्ट, एक देखने के लिए ऐसा जो आईफिल टावर से भी ऊंचा है। ये अपने आप में स्पष्ट दिखाता है कि आज भारत में दुनिया में सबसे ऊंचाई पर जो लंबी सुरंग है वो हो, सबसे ऊंचा पुल हो, सबसे ऊंची प्रतिमा हो और सबसे ऊंचाई पर सड़क बनाने की बात। तो वही अमरावती जिले की दरियापुर तहसील के थिलौरी गांव के ग्रामीण ने लंबे समय से जारी बिजली समस्याओं को लेकर महावितरण कार्यकाल में धरना आंदोलन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि वे कई सालों से बार बार निवेदन कर रहे हैं, लेकिन अब तक बिजली आपूर्ति नियमित नहीं की गई, जिससे उनका जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। आंदोलन के दौरान जब ग्रामीणों को अधिकारियों से बातचीत के लिए बुलाया गया तो दोपहर करीब 12 बजे तक भी कोई अधिकारी कार्यालय में मौजूद नहीं था। इससे नाराज होकर ग्रामीणों ने एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने खाली पड़ी अधिकारी की कुर्सी पर बेशर्म का पोस्टर चिपका दिया। ये प्रतीकात्मक विरोध अधिकारियों की उदासीनता के खिलाफ था। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि बिजली आपूर्ति को जल्द सुचारू नहीं किया गया तो वे इससे भी बड़ा और उग्र आंदोलन छेड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अब वे चुप नहीं बैठेंगे। असम की राजधानी गुवाहाटी के रूपनगर इलाके में भूस्खलन की बड़ी घटना सामने आई है। घटना के बाद मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ की टीम सक्रिय है और बताया जा रहा है कि मलबे में फंसे व्यक्तियों को बाहर निकालने की लगातार प्रयास जो है वो किया जा रहा है। एनडीआरएफ अधिकारी पंकज कुमार ने जानकारी दी कि जैसे ही ऊपर का मलबा और भारी पत्थर हटा लिए जाएंगे, उसके बाद अगले 1.5 से 2 घंटे के भीतर फंसे हुए व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो एक बार फिर से मौसम करवट ले रहा है और मौसम कभी बहुत ज्यादा गर्मी को दिखा रहा है तो कभी बहुत ज्यादा ठंड और फिर अचानक से बारिश का मौसम। ये 3 तरह के बदलाव एक के बाद एक थोड़े थोड़े समय के बाद अचानक ही होने लग जाता है, जिससे कि पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, जरा समझिए हमारे इस रिपोर्ट में। भारत में इस साल मानसून की शुरुआत समय से पहले ही हो गई है। देश के कई राज्यों में तो पहले से ही बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में लगातार नौतपा बेअसर रहा है और इसके अलावा मौसम विभाग यानी आईएमडी ने देश के कई हिस्सों में आंधी, तूफान, तेज हवाओं और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं केरल और महाराष्ट्र में तो मानसून ने पहले ही दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि हर साल देश में मानसून 1 जून या उसके बाद से शुरू होता था, लेकिन इस बार पहले ही मानसून की शुरुआत हो चुकी है। समय से पहले मानसून आने का कारण। देश में समय से पहले मानसून के आने के पीछे कई मौसम और जलवायु कारक जिम्मेदार होती हैं। इनमें समुद्री सतह का तापमान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि गर्म समुद्री पानी से वाष्प का उत्सर्जन बढ़ता है, जिससे मानसून सक्रिय होता है। मौसमी हवाओं का व्यवहार भी मानसून की दिशा और गति को प्रभावित करता है। मैडेन जूलियन ऑसिलेशन MJO जैसे कारक जो वायुमंडल में हवा के दबाव में उतार चढ़ाव को बताता है, मानसून की तीव्रता और समय को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा एल नीनो और ला नीना जैसे प्रभाव भी मानसून की गति पर प्रभाव डालते हैं। वायुमंडलीय दबाव में बदलाव जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उच्च या निम्न दबाव मानसून को तेज या धीमा कर सकते हैं। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान और हवाओं के पैटर्न में बदलाव हो रहे हैं, जो मानसून के असामान्य व्यवहार का कारण बन रहे हैं। ये सभी कारक मिलकर मानसून के समय से पहले या विलंब से आने में भूमिका निभाते हैं। इसलिए मौसम विभाग लगातार इन प्रणालियों पर नजर रखता है। समुद्री सतह का तापमान। आपको बता दें कि जब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में समुद्री सतह का तापमान
नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, तब ऐसे में हवा का बहाव स्थल की ओर होता है और मानसून जल्दी शुरू हो जाता है, क्योंकि समुद्री सतह का तापमान हवाओं में नमी को बढ़ाता है, जिससे मानसून के लिए अनुकूल स्थिति बनती है। मौसमी हवाओं का व्यवहार। मानसून की ज्यादातर निर्भरता दक्षिण पश्चिमी हवाओं पर होती है, इसलिए जब भी जेट स्ट्रीम या फिर दूसरी वैश्विक हवाएं समय से पहले दक्षिण की तरफ खिसकती हैं, तो मानसून की शुरुआत जल्दी हो जाती है। वायुमंडलीय दबाव में बदलाव। जब भारतीय उपमहाद्वीप पर हवाओं का दबाव कम हो जाता है, तो हवाओं का बहाव समुद्र से स्थल की तरफ होने लगता है। इससे मानसून की शुरुआत पहले ही हो जाती है। जलवायु परिवर्तन। धरती पर तेजी से बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम के पैटर्न में बदलाव हो रहा है, जिससे तापमान में बढ़ोतरी और बारिश के पैटर्न प्रभावित हो रहे हैं। इससे भी समय से पहले मानसून आ सकता है। क्यों नहीं तप रहा नौतपा मरता है और इससे गर्मी की संभावना बढ़ जाती है और अत्यधिक गर्मी के कारण पृथ्वी पर हवा का दबाव कम हो जाता है और हवाएं ऊपर की तरफ चलने लगती हैं। उसे भरने के लिए समुद्री हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं और वर्षा करती हैं, लेकिन इस बार समय से पहले समुद्री हलचल के कारण समुद्री हवाओं को बहाव भारत की ओर पहले हो गया, जिसके कारण नौतपा का असर नहीं दिख रहा है। वैज्ञानिकों ने बताई ये वजह। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत में नौतपा के बेअसर होने का मुख्य कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में नमी का बढ़ना है। इसी दौरान समुद्र का टेम्परेचर सामान्य से अधिक रहा, जिसके कारण मानसूनी हवाएं तेजी से सक्रिय हो गईं। फिर पश्चिमी हवाएं चली और चक्रवाती हलचलों ने भी मानसून को बढ़ने में मदद की। इसके अलावा दुनिया भर में होने वाला जलवायु परिवर्तन भी मौसम के इस पैटर्न में बदलाव का एक बड़ा कारण बन रहा है। जलवायु परिवर्तन के चलते समुद्री और वायुमंडलीय परिस्थितियों में जो बदलाव आ रहे हैं, उनका सीधा असर मानसून पर देखने को मिल रहा है। इस बार जल्दी शुरुआत इसी का उदाहरण है। तो आपने देखा कि कैसे समुद्र का तापमान, वायुमंडलीय दबाव और हवाओं की दिशा मानसून के समय को तय करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि अगर हम प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं बनाएंगे, तो ऐसे बदलाव और अधिक खतरनाक हो सकते हैं। पर्यावरण की रक्षा करना अब सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, जरूरत बन गया है। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।